के लिए मैं गंगेश कुमार ठाकुर। कोरोना के संक्रमण की तबाही इस तरह से पूरी दुनिया में बरपी हुई है कि अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां या ले चुका है। इस सब के बीच चीन से लेकर अमेरिका और अमेरिका से होते हुए हिंदुस्तान तक कोरोना ने इस तरह का कहर बरपा रखा है कि पता नहीं चलता कि आबादी का कितना बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ गया है। हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे ये इतनी तेजी से पांव पसार रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी, हालांकि हिंदुस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सही तरीके से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान जैसी घनी आबादी वाले देश में अगर इसने कम्युनिटी स्प्रेड करना शुरू कर दिया तो हालात कैसे होंगे। बीमारी जो है कोरोना संक्रमण के बाद लोगों को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होगी। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सांस की बीमारी के लोगों को जो पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित हैं और उनको अचानक से जो है अस्थमा के संक्रमण के बाद कोरोना का संक्रमण हो जाए तो वो अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त होगा। बात करेंगे अस्थमा के पेशेंट्स की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज पेशेंट्स की, जिन पेशेंट को ऑलरेडी सांस की बीमारियां पहले से हैं, पंप या इनहेलर ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, या कभी कभी ज़्यादा बोलने पे वो हॉस्पिटल में जाकर इंजेक्टेबल्स और ऑक्सीजन का भी उन्हें ज़रूरत पड़ जाता है। ऐसे पेशेंट को इस समय एहतियात रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी सिम्टम्स हो, पहले तो अपनी मेडिकेशन उनको नहीं छोड़नी है। दूसरा, कोई भी नया सिम्टम्स है रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी, मतलब आपको कुछ भी जुकाम, खांसी, उसके साथ बुखार कुछ भी हो तो ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल में ज़रूर जाए, क्योंकि जितने भी सांस के पेशेंट हैं उनकी ऑलरेडी लंग्स पे किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से या क्रोनिक इन्फेक्शन ऑलरेडी जो है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ी कम हो जाती है, इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, लंग्स की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑलरेडी कोरोना एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो लंग के पेशेंट ज़्यादा प्रोन हैं इन चीज़ों के लिए। स्मोकिंग से बचें, स्मोकिंग जो करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा रिश्ता फेफड़ों से होता है। अगर आपके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, आप क्रोनिक स्मोकर हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि स्मोकिंग की वजह से आपको इन्फेक्शन पकड़ने के, कि आपको कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि माइल्ड इन्फेक्शन से लेकर सीवियर इन्फेक्शन तक रेंज होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको इस तरह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, मगर एहतियात बरतना ही आपके हाथ में, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और जो ऑक्सीजन पे पेशेंट रहते हैं, जैसे घर में एम्बुलेटरी ऑक्सीजन पे हैं, जिनकी 68 आवर्स ऑक्सीजन चल रही है, उन पेशेंट्स का भी एक चीज़ का ख्याल रखना है इस समय कि इन्फेक्शन बाहर ना निकले। पहली बात तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को फॉलो करना है, क्योंकि ये सबसे बड़े मेजरमेंट है कि आप किसी और इन्फेक्शन बाहर जाके किसी और के द्वारा लाए गए इन्फेक्शन के काउंटर नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ कुछ दालों का ध्यान रखेंगे कि अपनी दवाइयाँ जो चल रही हैं वो लेते रहें। कोई भी नया सिम्टम्स आता है उसे आप फ़ोन पे, आजकल इतने ऐप हैं, डॉक्टर्स कॉल डॉक्टर्स, इस तरह के से ऐप चल रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स का आप यूज़ करना चाहते हैं, जिस हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, वैसे यूज़ कर सकते हैं आप। सलाह के बाद उनके हिसाब से अगर उनको लगता है हॉस्पिटल जाएं, आप जाएं वहाँ पे। ये ना डरें कि ये कोरोना की वजह से, क्योंकि सांस की बीमारी वाले पेशेंट्स की जब इमरजेंसी क्रिएट होती है तो वो एक अलग जगह जाती है, और उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टाइमली मेजरमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाह रहा था। जैसे किडनी के जो मरीज हैं, जैसे जो डायबिटिक हैं या जो डायलिसिस पर हैं, या जो मरीज ऐसे हैं जिनको कि बहुत और क्रोनिक डिजीज है, कैंसर के मरीज हैं, ऐसे जो भी मरीज हैं उनके लिए तो कि वो संक्रमित हो जाए अगर, तो उनके लिए उनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है, वो पहले से ही, या तो किडनी के मरीज जो डायलिसिस पे चल रहे हैं या जो कैंसर के मरीज हैं, वो उनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है, उस कमज़ोर इम्यूनिटी में अगर कोरोना का संक्रमण हो जाए तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में उनका बचाव कैसे किया जाए, वो कैसे इन सारी चीज़ों से बचे, डॉक्टर तक वो कैसे पहुँचे, या डॉक्टर से सलाह लें, या अगर इस बीच में उनकी जो है कहीं ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर्स की सलाह उनको लेनी थी तो उसको कैसे वो रोक पाएंगे, कैसे वो घर से अपने टेली मेडिसिन या टेली मेडिकल एसोसिएट से संपर्क करेंगे, कैसे उससे बात करेंगे, इसके बारे में। अच्छे पेशेंट्स, जो पेशेंट्स ऑलरेडी क्रोनिक डिसीज जैसे किडनी की डिसीज है, जिनका किडनी अफेक्टेड है ड्यू टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या और किसी बीमारी की वजह से किडनी के फंक्शंस प्रॉपर नहीं रहते तो उन्हें मेडिकेशन पे रहना पड़ता है या फिर डायलिसिस पे रहना पड़ता है। या पेशेंट जो लिवर डिसीज के पेशेंट हैं, कार्डियक डिसीज जो ऑलरेडी
खून पतला करने वाली दवाई जैसे बोलते हैं ले रहे होते हैं, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो या फिर पहले कभी हार्ट पे अटैक आया हो और दवाइयों पे चल रहे हों, ऐसे पेशेंट और कैंसर के पेशेंट्स ये सब ज़्यादा प्रोन रहते हैं, जिनको पेशेंट को पहले से एनीमिया है किसी भी वजह से है। इन पेशेंट्स की ऑलरेडी इम्यूनिटी सफ़र कर रही होती है, तो ऐसे पेशेंट को अभी ज़रूरत है ज़्यादा एहतियात बरतने की, जैसे अभी लॉकडाउन 2 चल रहा है। मगर ऐसे पेशेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके जो पैटर्न ऑफ सिम्टम्स अब तक रहे हैं उन सिम्टम्स के हिसाब से मेडिकल केयर उन्हें जब लगे उन्हें लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। अगर वो सप्रेस करते हैं तो ये उनकी ये दिक्कत रहेगी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी अगर उसी बीमारी को लड़ते लड़ते ज़्यादा इफेक्ट होती है तो वो बहुत प्रोन है वायरस के इन्फेक्शन से। उन्हें बचने के लिए टाइमली मेडिकल केयर जो ऑलरेडी वो लेते हैं उसी पैटर्न ऑफ सिम्टम्स से उन्हें आगे भी लेनी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स जितने कोरोना के पेशेंट्स हैं वहाँ कोविड डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन बाकी हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो अपना ट्रीटमेंट को अवॉइड ना करें। क्रोनिक पेशेंट्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब पेशेंट अपना ये ख्याल रखें मेडिकेशन टाइम पे लेते रहें, मेडिकेशन को छोड़ना नहीं है। बिना डिस्कशन के एक्स्ट्रा मेडिकेशन जब भी कुछ लेनी है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना डिस्कशन विद द डॉक्टर नहीं लेनी है। आपको जरूरत नहीं डॉक्टर्स के पास जाने की, आप फ़ोन से भी डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपका जो भी कंसर्न डॉक्टर है आपसे बात की जा आप उनसे बात कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है, मेडिसिन छोड़नी नहीं। अगर आपका पैटर्न ऑफ सिम्टम रहे हैं जब आपको दिक्कत होती थी उस समय आप हॉस्पिटल जाते थे तो आपको चीज़ें पता चलती थी कि इसमें ऐसा दिक्कत हो रही है, तो खुद से एक ट्रिगर आपको खुद पता चलेगा, तो उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटल दिखाना है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। और ये ना सोचिए कि अस्पताल में कोरोना के अलावा किसी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है, सब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हर जगह हो रहा है। बस आपके सिम्टम के हिसाब से आपको टाइमली वहाँ कन्फर्म फ़ोन से कन्फर्म करके फिर वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। डॉक्टर, क्वारंटाइन के लिए एक अवधि निर्धारित की गई है कि कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर अब जैसे चाइना में भी और या बहुत सारे देशों में या WHO भी अब ये मान रहा है कि धीरे धीरे ये क्वारंटाइन की पीरियड को जो है बढ़ाकर 28 दिन या 14 दिन से ज़्यादा करना है। ये इसके पीछे की वजह क्या है, क्या क्यों ऐसा किया जा रहा है और इसके पीछे जो सोच रखी गई है वो क्या है? क्या दोबारा से ऐसे मरीज जो संक्रमित मरीज थे उनके ठीक होने के बाद दोबारा उनके संक्रमण होने का या उनके अंदर संक्रमण के कुछ निशानी बच जाने के कारण ऐसा किया जा रहा है? अभी किसी स्टेट का एक डिक्लेरेशन है कि स्टेट का एक है पॉलिसी में थोड़ा चेंज है उनका कि क्वारंटाइन वो 14 डेज से 28 डेज कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो रिसर्च आ रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि हर कंट्रीज में मोस्टली जो पेशेंट्स का इन्फेक्शन के बाद कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद वो आइसोलेशन का जो टाइम है 14 डेज रखा है। सिम्टोमेटिक है उसके ट्रीटमेंट के आधार पे वो अलग है, और जो पेशेंट माइल्ड इन्फेक्शन है उनको तो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन या फिर इन्फेक्शन या एक्सपोजर के बाद भी 14 डेज रखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से रिसर्च की तरह ही हो गया कि आने वाले टाइम में अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स उन में देखते हैं जिसमें 28 डेज का आइसोलेशन रहा है और नंबर ऑफ पेशेंट जिनमें 14 डेज का रहा है, उससे कंपैरेटिव स्टडीज होंगी। कंपैरेटिव स्टडीज में अगर जिसका 20 डेज के बाद ज़्यादा उस कम्युनिटी में प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन मतलब उसको आगे जो कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है उसका अगर मैग्नीट्यूड कम है तो डेफिनेटली इस चीज़ में वायरस का जो पीरियड है इन्फेक्टिव पीरियड के अलावा जो टोटल इंक्यूबेशन पीरियड, इसके अलावा एक उसका इन्फेक्टिव के बाद पोस्ट जो रहता है पोस्ट इन्फेक्टिव पीरियड वो कितना है, इसको जज करने में एक आसानी मिलेगी। और हो सकता है इस वायरस का थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि अब चाइना में भी इनफैक्ट ताइवान में भी और बहुत से ऐसे कंट्री जहाँ पे जापान में जहाँ पे बोला जाता है कि ऑलरेडी कंट्रोल हो गया है, वायरस कंटेन हो गया है, वहाँ पे रिसर्च आ रहा है कि वो दोबारा आ रहा है, फिर से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि एक टाइम के 14 डेज के क्वारंटाइन से पॉसिबल ना हो, लेकिन शायद 28 डेज या फिर और कोई फिगर जो आने वाले टाइम में पता चलेगी एज पर स्टडी ये है। तो ये ना समझे कि 14 डेज अगर आपने इन्फेक्शन कि अगर आपको लगा वाइरल इन्फेक्शन आपको लगा कि आपको आइसोलेशन में जाना है, आप आइसोलेशन में रहते हैं और 14 डेज आपको हो गए तो बस डेट देखी छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एहतियात आपको हमेशा रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी डाइट और अच्छा खाना के अलावा और अच्छी जो एलाइड चीज़ें होती हैं वो लेते रहें, फ्रीक्वेंटली पानी पिएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, अपनी इम्यूनिटी को
पूरी तरह से अच्छा बनाए रखें, 14 डेज पे फिक्स ना करें। रिलक्टेंट होंगे तो हो सकता है कुछ स्टडी जो सच में आ रही हैं तो वो अगर सच होती है तो शायद हमारा ये मेजर लूप होल रहेगा कि हमने 14 डेज पे स्टिक किया। डॉक्टर, आपसे एक और सवाल था कि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिना लक्षण वाले मरीज हैं, वैसे मरीज सोसाइटी के लिए कितने खतरनाक होते जा रहे हैं? क्या वैसे संक्रमित मरीजों की वजह से जो है सोसाइटी में इसका प्रसार बढ़ रहा है, या उनसे बहुत ज्यादा परेशानी किसी को नहीं हो रही है कोरोना संक्रमण के फैलने का, या उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में आपसे कुछ जानना। कोरोना के सिम्टम्स को लेकर आजकल एक काफी मीडिया में चल रहा है कि 80% लोगों में सिम्टोमेटिक, ये बड़ा खतरा है, ये क्या है। इस चीज को बेसिकली समझना होगा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से हैं। डेवलपिंग कंट्री में इन्फेक्शन के रेट होते हैं, उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। हर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप, इनकम ग्रुप एंड स्टेट, हर पर्सन अपनी लाइफ में एक इन्फेक्शन से कई बार इन्फेक्टेड होता रहता है, तरह तरह के इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल चाहे वायरल। इससे उसकी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है उस वायरस या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ये हर्ड इम्यूनिटी हमेशा एपिडेमिक में एक मेजरमेंट का काम करती है, जो उसको प्रिवेंट लार्ज स्केल पे करती है। ये कैसे होती है? ऐसा नहीं है कि जितने केसेस आपके सामने पॉजिटिव आ रहे हैं इतने ही पेशेंट हैं। आप इसे टिप ऑफ आइसबर्ग मानो। आप ये मानो कि आपको सिर्फ एक चोटी दिख रही है, पहाड़ अभी बाकी है। उस पहाड़ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चोटी ही दिखी है, इसका मतलब आपको वो चोटी ही बड़ी होती हुई दिखेगी। आपको सच में नीचे का कभी कुछ दिखेगा नहीं। जहां पे आप खड़े हो आपको सिर्फ वही दिखना है, बस वो बड़ा होता दिखेगा। कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ केसेस, आप कैसे इतनी फास्ट तरीके से डायग्नोस्टिक टेक्निक्स निकालते हैं, आप कितनी किट लेके आते हैं, आप कितनी कम्युनिटी में जाके रैंडम टेस्टिंग करते हैं, उससे आपको पता चलेगा। अब हर्ड इम्यूनिटी का रोल क्या होता है? पहले 14 डेज में लॉकडाउन असर करता है 100%, बट वायरस की एक इनहेरेंट नेचर को समझना बहुत जरूरी है कि आपको वायरस को हराना नहीं है। पहली बार वायरस नहीं हार सकता, एक सच। जो वायरस कभी भी कॉन्टिनेंट में आया है, वायरस हमेशा रहा है। लिविंग और डेड के बीच की एक कड़ी होता है वायरस, जिसे एक पर्टिकुलर कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, जब पर्टिकुलर से एटमॉस्फेयर मिल जाता है, जिसे बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस, तब वो रीएक्टिवेट हो जाता है। तो वायरस जो रीएक्टिवेशन के डिपेंड करना है पूरा उसके एटमॉस्फेयर पे, तो आप जीत सकते हो, हार सकते हो, वो सवाल नहीं उठता है। सवाल उठता है कि आप नेचर को कितना हीलिंग बना देते हो, क्योंकि नेचर को जितना आप पॉल्यूट, इस समय जितना पॉल्यूट हम कर रहे हैं हम लोग हर लेवल पे, जब तक मास लेवल पे मेजरमेंट्स नहीं होते कि नेचर के फ्रेंडली ह्यूमन कैसे रहना सीखे, कैसे नेचर को अडॉप्ट करके उनकी चीजों में, उन जो नेचर फ्रेंडली हैं उसके थ्रू हम जब तक नहीं जीते तब तक हम वायरस को नहीं हरा सकते। नेचर ही हमें देती है वो हर्ड इम्यूनिटी। नेचर ने अगर वायरस दिया है आपको, तो नेचर ने आपको हर्ड इम्यूनिटी दी है। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है? सोसाइटी में जैसे हम लोग इंटरमिल्ड होते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं इन द एटमॉस्फेयर, जब भी रहते हैं इन्फेक्शन हमें होता है, तो माइल्ड जो इन्फेक्शन होता है ऑलमोस्ट 70-80% में जो हर फ्लू में होता है, ये इन्फेक्शन जो बॉडी में जब जाता है तो एक सब में इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अब ऑलरेडी अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे मैंने बताया कि बाकी अगर कोई मरीजों को बाकी कोई बीमारियां हैं, तब उन्हें वो वायरस ज्यादा सीवियरली इफेक्ट करता है। मगर जो फ्रेश, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो काफी हेल्दी है, उनमें जब ये इन्फेक्शन होता है तो वो आपस में जब कैरियर की तरह एक दूसरे को इन्फेक्शन करते हैं, they develop the immunity, they develop the herd immunity. Herd immunity is the real treatment for the any virus, any flu virus, जो भी एरोसोल या इन्फेक्शन से डेवलप होता है रेस्पिरेटरी वायरस से। ये एक डिक्टम है जिसको हर पैमाने पे अब तक कई सालों से जितने भी फ्लू आए हैं उसमें देखा गया है। तो herd immunity is the best medicine, best vaccine and best treatment until we are allowed to develop. Due to lockdown, we are not allowed to go outside because we want to slow the progress of infection. क्यों?
एक ही रीजन है, इंडिया इज अ डेवलपिंग स्टेट, ओवर क्राउडेड एंड वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी जो पॉपुलेशन है। इसकी वजह से और भी फैक्टर्स जिसे लॉकडाउन के अलावा हम फॉलो कर रहे हैं। आप ही समझिए, आपका जहाँ घर है, आपका वहीं घर के अलावा आपका वहीं पास में काम है, आप वहीं काम करते हैं, आप वहीं रहते हैं, वहीं आपके रिलेटिव्स पे हैं, पेरेंट्स आपके एक जोन है, वहाँ रहते हैं। ऐसे टाइम पे लॉकडाउन होता है तो यू आर इन योर environment, you are in your family, with your work, you are containing your activities with more close to your nature. But हमारे यहाँ जो ऑलरेडी इतने डिस्ट्रीब्यूशन माइग्रेशन होता है, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, एक स्टेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की मेजरमेंट की वजह से बड़ा हैफाजत लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा सीवियरली रूल, जिसे बोलते हैं कि आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन को अलग तरीके से देखें और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन को अलग देखें। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉकडाउन को देखते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नजर आएंगी। जैसे सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगी कि आप रिसोर्सेज जो खाने के हैं, फूड रिसोर्सेज की सप्लाई आप मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप शेल्टर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको बेसिक जो एमिनिटीज़ दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आप कम्युनिकेशन लेवल पे ढंग से उन्हें मेन स्ट्रीम में ला पा रहे हैं, ये चीज़ें। बट जो मेडिकल लॉकडाउन है एक तरीके से, दिस इज डिफरेंस। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मेडिकल लॉकडाउन क्या है कि आप लॉकडाउन भी है, आप अपना काम भी कर रहे हैं, आप कंटेनमेंट जोन में भी हैं, मगर आप विसिनिटी में भी, कि आपका घर भी वहीं है, आपकी फैमिली भी वहीं है। मोस्टली जो हमारे सिटीज़ हैं, अगर आप देखो कि अगर माइग्रेशन नहीं हो तो आप मोस्टली छोटी छोटी जगह से आप लोग जो आए होते हो, वहीं आपकी फैमिली होती है, वहीं रह रहे होते हैं, तो मोस्टली फैमिलीज को फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा स्लो डाउन फेस कर जाते हैं। तो सोशल लॉकडाउन का बहुत इफेक्ट होने वाला है। मेडिकल लॉकडाउन के हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। हार्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए लॉकडाउन का हटना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग अपनी नेचुरल विसिनिटीज़ में, अपनी फैमिली इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ पे लॉकडाउन हटने से फ़ायदा होगा। जहाँ पे माइग्रेशन, इंटरमिक्स पीपल ज़्यादा हैं और जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे डेफिनेटली सोशल लॉकडाउन को रहना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक चीज़ और समझनी थी कि ये मुझे जानना है कि जैसे चाइना में या देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, या अमेरिका हो, या फिर हिंदुस्तान हो, एक बेसिक ट्रेंड सा रहा है कि पहले जो है धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर उसकी डबलिंग जो होती है, कोरोना संक्रमण की डबलिंग का काल जो है वो बदलता रहता है उसका सर्कल, और फिर धीरे धीरे वो बहुत पीक पर होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे एक लो लेवल पर आना शुरू होता है, जहाँ धीरे धीरे करके वो फ्लैटन होता है। तो क्या यही बेसिक स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में भी होगा, या भारत में कुछ अलग किस्म की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, या अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो भारत में अभी तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, क्या ये ट्रेंड बदला है थोड़ा सा यहाँ? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जैसे फ्लू का एक ग्राफ होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, बाकी कंट्रीज में भी ये पैटर्न है। हालांकि ये पैटर्न एज सच हर कंट्री में एक जैसा ना हो, लेकिन ये बेस लाइन जो है वो इसी तरह से एक पीक आएगा, एक प्लेट्यू आएगा, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज आती है। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में फ्लैटन के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। एशिया में बहुत देर से शुरू हुआ, तो शायद यही वजह है कि इंडिया और हमारे जो बाकी साइड नेवर कंट्रीज हैं, तो इसमें भी चीज़ देखने को मिलेगी। बट अर्ली लॉकडाउन का इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ, इस बात में बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि जिस वायरस के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो, उसके प्रिवेंशन पार्ट पे ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं। यही हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस स्पीड से केसेस बढ़ने चाहिए थे, उस स्पीड से केसेस नहीं बढ़े, बिकॉज कि इंडिया में कम्युनिटी ब्रेक अभी भी इस स्तर पे नहीं हुआ है। कुछ छोटी मोटी जगह पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई है, बट कम्युनिटी ब्रेक उसको मास लेवल पे बोलना सही नहीं रहेगा। तो 21,000 केसेस न्यू, जिसमें ऑलमोस्ट 4,300 के समथिंग पेशेंट ठीक हो चुके हैं। ठीक का एक क्राइटेरिया है कि 3 बार अब पेशेंट का जो कोरोना एंटीजन टेस्ट होता है वो नेगेटिव आ जाता है, बट वो पूरी तरह ठीक हुए नहीं हुए हैं, ये भी एक रिसर्च में आता है कि दोबारा से वायरस रिसर्च ना करें। और तीसरी बात, डेथ, नंबर ऑफ डेथ ऑलमोस्ट 683 है आज 23 अप्रैल को।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अब इससे ज़्यादा मैटर करेगा इसको रिलेट करना ट्रेंड को, क्योंकि डायग्नोसिस, नंबर ऑफ डायग्नोसिस बढ़ेंगे क्योंकि टेस्टिंग गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, इनएडिक्वेट है मगर बड़ी है, डायरेक्शन में बढ़ रही है, अच्छी बात है, और बढ़नी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए थी, ताकि हम वायरस से और 4 कदम आगे चढ़ सके, लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं है। और जो मैसेज आ रहा है, किट पे बात चल रही है, 2 दिन से देख रहा हूँ मीडिया में किट पे इतना ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा ना शिफ्ट होता है डिस्कशन, मतलब आप साइंटिफिक डिस्कशन अगर साइंटिफिक ग्रुप पे रखो और उसे इस तरीके से ना करो, उनकी एक्सपर्टाइज लो, बट जो डिस्कशन चलता है उसमें परसेप्शन बनती है, परसेप्शन बनता है तो फिर वो ज़्यादा सही नहीं रहता। अगर किसी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जनरल परसेप्शन बनाते हैं, तो किट में हो सकता है खराबी हो, किट में हो सकता है प्रोसीजर यूज़ करने में खराबी हो, बट 2-3 दिन के लिए आईसीएमआर ने रोका है। तो इस चीज़ समझने वाली बात है कि नंबर ऑफ केसेस अब बढ़ेंगे टेस्टिंग की वजह से, नंबर ऑफ पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं वो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर रहेंगे कि इंडिया में आने वाले टाइम में किस करवट ये वायरस बैठेगा। वायरस आ चुका है, अब जो ऐसे बोलते हैं कि वायरस डिफीट, इंडिया जीतेगा, वायरस हारेगा, ये सब नरेशंस हैं। इस नरेशंस के अलावा आपको माइंड में आप ये मत सोचो कि वायरस से आपको जीतना है। लिव विद द कोरोना, एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अब तक का रिकॉर्ड है, जितनी भी साइंस के एविडेंसेस हैं, जो भी वायरस आया है एलिमिनेट प्रॉपरली नहीं हुआ है। आप देखो इंडिया में HIV जब आया था फ्रॉम अफ्रीका, जैसे भी आया उसके बाद लिव विद HIV स्ट्रेटजी चलने लगी। हम कैंसर के साथ लिव विद कैंसर, लिव विद ट्यूबरक्लोसिस, तो लिव विद कोरोना भी स्ट्रेटजी के तहत आगे लाइफ को थोड़ा ओपन अप करने की बारी है। ये नहीं है कि जीतना हारना, इससे आपको निराशा भी मिलती है, उम्मीद भी मिलती है, मगर अब जो है माइंडसेट वो लिव विद द कोरोना होना चाहिए। उसके साथ नई नई आइडियल, नई नई मोड ऑफ जो हमारे लिविंग हैबिटेट्स होते हैं थोड़े से उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। ह्यूमन रेस का जो सबसे खुशकिस्मत पार्ट रहा है वो ये रहा है कि वी अडॉप्ट फास्ट, तो अडेप्टेशन फास्ट जितनी होगी उतना ही इस वायरस के साथ उसको समझते हुए, उसमें सर्वाइव करते हुए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर आपसे आखिरी सवाल, ये चूंकि पूरी दुनिया की ने देखा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर इसने जिस तरह का कि इस महामारी जिस तरह से फैलाई है, उसके बाद अर्थव्यवस्था जिस तरह से पूरी दुनिया की जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, वैसे में ये इकोनॉमिक डिजास्टर जो हो रहा है यह केवल मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए ही है या हेल्थ सेक्टर के लिए भी है? क्योंकि स्थितियां केवल जो है आर्थिक चीजों में ही खराब नहीं होंगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, जहाँ और खास करके हमारे यहाँ, हम तो चूंकि विकासशील देश हैं, हम विकसित हैं नहीं, तो ऐसे में हमारे हेल्थ सेक्टर पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, मैं इसके बारे में आपसे। हेल्थ के अलावा जो कोरोना है, कोरोना 3 लेवल पे जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है सोशल डिजास्टर, एज ए हेल्थ डिजास्टर और एज ए इकोनॉमिक डिजास्टर। सोशल हेल्थ डिजास्टर में हम लोग बात कर चुके हैं, हम इकोनॉमिक डिजास्टर में बात करते हैं, क्योंकि बीइंग डॉक्टर हम लोग हमेशा टच में रहते हैं हर क्लास के, लोअर से मिडिल अपर तीनों क्लास से, तो सबके अप्रीहेंशन जो होते हैं व्हेन दे कम फॉर देयर हेल्थ, दे डोंट ओनली शेयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आल्सो शेयर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस व्हाट दे आर हैविंग, क्योंकि 60 to 70% element of illness is psychological rather than physical in a patient, normal patient, without any, I'm not talking about epidemic. इकोनॉमिक डिजास्टर की अगर हम बात करते हैं कि इस कोरोना महावैश्विक बीमारी पैंडेमिक के बाद किस तरफ हमारा कंट्री मूव करेगा। इकोनॉमी जो 2019 में रही है, सब जानते हैं, डेवलप्ड कंट्री जिनको चेस करते हुए चाइना जैसी कंट्री, और उनके पीछे हम डेवलपिंग स्टेट्स, डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सारे। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस टाइम के बाद दिस इज द 2020 इज वेरी डिफरेंट, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रिफॉर्मिंग लाइव्स, एंड द पॉइंट इज ये जो वक्त है इस समय ह्यूमन रेस के लिए एक चैलेंज है, हु विल एडॉप्ट रैपिडली in the sense of health, in the sense of economy, in the sense of social sense, everything.
जो एडेप्टेशन रैपिडली अपने अंदर इम्बाइब करेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, वो ही आगे सक्सीड होगा, ये सब जानते हैं। मगर अगर हम ग्राफ देखते हैं इकोनॉमी का, तो ये चीजें किस तरीके से आएंगी? 3 ग्राफ, हालांकि बहुत तरह के प्रोडक्शंस होंगे, मगर 3 ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस समय 19 और 20 में चेंज हो गए। 19 में जो डिप हुआ है, एक ग्राफ बनेगा वी शेप, कि आप इकोनॉमी में सीधे नीचे नीचे करके आए, मगर आपके मेजरमेंट्स, आपने प्रेडिक्शन जो आपकी पहले से विजन, उसके अलावा आपके रिसोर्सेज, उसके बाद आपकी मैन पावर यूज करके आपने कितनी मेहनत की, उसके हिसाब से आप वी ऐसे करके वापस से रिहैब हो गए, आप वापस से इकोनॉमी में वापस से वहीं पॉइंट पे कर लिया आपने, मतलब बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमी को टच कर लिया विद मिनिमल, आपको मिनिमल हैजर्ड्स। ओके, सेकंड आता है एल शेप्ड। आप बहुत तेजी से इकोनॉमी में नीचे से गिरे, एकदम से नीचे गए, टिप गए, फिर आप सीधे नीचे चलते रहे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर, ड्यू टू लैक ऑफ विजन, और पहले की बहुत सारी जो आपकी ऑलरेडी जो पॉलिसी जो गलत चल रही थी उसकी वजह से आप नीचे रह गए, मतलब ऑलरेडी आप नीचे चल रहे थे इकोनॉमी में, आपकी अर्थव्यवस्था पहले से इतनी अच्छी नहीं थी, और आप वापस से एक बहुत बड़ी महामारी के चपेट में आने की वजह से आप फिर से डाउन हो गए। तो एल शेप में आप नीचे आके एक डिप्रेस फेज में हमेशा रह जाते हैं। बट थर्ड जो ग्राफ है, थर्ड ग्राफ इज यू ग्राफ। यू, आप पहले नीचे आते हैं, आपके थे विजन्स थोड़ी पुअर थी, मगर आपकी विजन्स के बाद आपने मेजरमेंट्स एडिक्वेटली टाइम पे लिए, आप कुछ टाइम सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन आप उस टाइम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ आप विजन के साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करते करते आपको कॉपरेशन भी मिल रहा है, तो आप कुछ टाइम डिप्रेस फेज में रहते हैं, और आप यू शेप में आप उठने की कोशिश करके उठते चले जाते हैं धीरे धीरे धीरे। नॉट लाइक वी, बट इट्स लाइक यू, कि आप उठेंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। एल शेप इज नॉट गुड, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले से पैरामीटर्स ऑलरेडी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। बस मेरा थोड़ा एक जो छोटा सा विजन है वो ये है कि कौन कौन से सेक्टर किस किस तरफ जा रहे हैं इस समय जो देख के लगता है। जो एल शेप में अभी गए हैं, जिनका देख के लगता है अभी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है जो इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज हैं इस समय एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट। ये जहाँ जहाँ आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत थी, वो सबसे ज्यादा उस सेक्शन को चोट लगी है। जो वी शेप रहेंगे वो रहेंगे आपके अच्छे वाले, जो जैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जितने भी जो आगे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रही है जिसमें वर्क फ्रॉम होम स्ट्रेटजी हैं, आपको जहाँ फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है, जहाँ ह्यूमन लेस आप इन्वेंशन यूज कर रहे हैं, आप जैसे टाइम में आ रहा है, ये सब चीज़ों में आप बहुत जल्दी पिकअप करने वाले हैं। तो इस तरह की जहाँ कंट्री में जहाँ इस तरह का ऑलरेडी सेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह करेगा। यू शेप में बहुत सारे इंडस्ट्री जो मीडियम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ हार्ड वर्किंग भी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी भी है, मगर थोड़ा सा ट्रेनिंग की कमी है, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं बट लैक ऑफ मैन पावर भी है। आप पे रिसोर्सेज तीनों तरह से हैं, आप मैन मनी मटेरियल तीनों रिसोर्सेज हैं, मगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी लेवल की विजन, दूसरा उनका टाइमिंग, क्लिनिकल उनका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है थिंक टैंक पे, कि उनका थिंक टैंक कितना पॉलिसी मेकर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पे थिंक टैंक तो है बट वो कभी मेन स्ट्रीम में नहीं होता, तो वो कभी भी उस पॉलिसी लेवल में इंटर मिल नहीं पाता। तो पॉलिसी ऐसे बन जाती है कि दे वांट टू डिलीवर बट दे आर फेलिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मेजरमेंट्स which can be taken by intellectuals the society। लाइक जैसे नीतियां तो बनेंगी लेकिन नीतियां वो पहुंचेगी नहीं पहुंचेंगी पता नहीं, तो ये सब चीजें डिक्लेरेशन लेवल पे ले जाती है। तो ऐसे कंट्री वो मोस्टली यू शेप में रहते हैं, और इंडिया का प्रेडिक्शन यू शेप में आना है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस जितने भी हैं इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से जो प्रभावित होंगे इसमें, सबसे ज़्यादा जितनी स्मॉल एंड लेवल की इंडस्ट्रीज हैं
वो एकदम से ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी भी कोई भी इंडस्ट्री आती है तो गवर्नमेंट हमेशा बैकअप रोल लेके आती है, एक बैकअप प्लान लेके आती है, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बस ऐसा है कि बस सारे जो भी बिग कॉर्पोरेट चला सकते हैं। आपके जो स्मॉल बिजनेस हैं वहाँ ही आपकी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, मैन पावर जो एम्प्लॉयमेंट देती है, वो जो रिसोर्सेज बना के देती है, जो आप उसको पहुंचाते हो, जो रेवेन्यूज़ लेके आती है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो ये सब यू शेप में जाएंगी और इंडिया यू शेप में रहने वाला है। तो बहुत उसके साथ मेहनत के साथ साथ रैपिड एडाप्टेशन फॉर टेक्नोलॉजी अगर आज अडाप्ट नहीं करते हैं हम लोग, जैसे बीइंग डॉक्टर, अगर मैं टेक्नोलॉजी को इवॉल्व नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास मरीज आएगा और मैं देखूंगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, मैं 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाऊँगा। हाँ, अगर मैं अडॉप्ट करता हूँ एज पर डिमांड ऑफ द सोसाइटी, क्लिनिकल डिमांड, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर को अभी सोचना पड़ेगा कैसे अडॉप्शन करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करने क्लिनिकल में लाना है, क्योंकि हर मरीज की शिकायत होती है डॉक्टर ने ढंग से नहीं देखा। और ऐसे टाइम पे आपको ये चैलेंज है कि पेशेंट को देख रहे हो आप, अगर आप थ्रू जैसे आजकल ऐप के जरिए कंसल्टेशन चल रही है, गुड, टेली मेडिसिन इज गुड थिंग, क्योंकि जहाँ इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी इतने दूर दराजे में लोग रहते हैं, जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाता, वहाँ तक अगर आप सही एक मेडिकल पहुंचा पा रहे हैं, एक हेल्प पहुंचा पा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे एक हेल्थ केयर वर्कर है जो उसे इम्प्लीमेंट करा पा रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग। इंडिया को बहुत अच्छा होना है टेलीमेडिसिन से, मगर इस चीज़ में पेशेंट सेटिस्फेक्शन ये कैसे होगा? पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए और भी चीज़ें इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर बैठ के सब लोग जितने भी हैं, डॉक्टर्स और पेशेंट्स साइड से, सब एक इनकॉर्पोरेट, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के उसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर ये भी बिजनेस के हिसाब से चला गया, और इसमें सिर्फ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मगर दिल में आ रहा है कह दो कि अगर फार्मा कंपनी का टूल रह गया ये फिर से, तो एक बहुत बड़ी डॉक्टर्स की अगर गलती दोबारा हो जाएगी कि दोबारा से हेल्थ केयर सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपरली प्राइवेटाइज करने की जगह एक सेक्टर को बेच देना। तो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट बेस्ड, मतलब पेशेंट बेस्ड पॉलिसी बनने की थ्रू द डॉक्टर्स। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर अंकित ओम, इन्होंने हमें बताया कि कोरोना के प्रसार को अगर सही तरीके से रोकना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का और बाकी चीज़ों का जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी किए गए उसका हमें जो है पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर डॉक्टर ने बताया कि अगर लॉकडाउन से आप बाहर निकल भी जाते हैं तो भी आपको अभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ताकि आप चीज़ों से बच सकें, आप कोरोना संक्रमण से बच सकें, आप उन कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में ना आए जिनकी वजह से आपको बीमारी हो। तो आगे भी हम डॉक्टर अंकित ओम से बाकी और सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।